तो नितिन जी अब कंक्लूड करिए। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ जीएसटी सेमिनार के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैम अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे चेयरपर्सन सूरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ यहाँ पे आए और मैम का वेलकम करें बुके देके। आज हमारे बीच राजपुरा अकाउंट्स एसोसिएशन से भी राजपुरा के एसोसिएशन के मेंबर्स आए हुए हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर आप भी आ जाएं। प्रेसिडेंट सुभाष दुआ जी हैं और उनके साथ और अन्य मेंबर्स भी हैं। पंकज जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंकज जी उनको स्वागत करें उनका। ये सर इधर कैमरे ये सर वेट थैंक यू। इससे पहले कि हम अपना सेमिनार का सेशन शुरू करें, मैं मैम को थोड़ा सा हमारे एसोसिएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मैम एसोसिएशन हमारी 2017 में जीएसटी आने के बाद से फॉर्म हुई थी। तब से हम अपने अकाउंटेंट भाइयों को एक प्रोफेशनल वर्क के मतलब इस तरीके से हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि वो प्रोफेशनली एक्यूरेट काम करें। जो आजकल आए दिन नोटिस आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं क्यों नोटिस आ गया, हमने तो काम बहुत अच्छा किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमियां होती हैं जिसकी वजह से नोटिस हमें आते हैं। तो हम वही इनको एजुकेट करते हैं, वही हम इनको बताते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करते हैं। हमारा टाइम टू टाइम हम अपने जीएसटी सेमिनार ऐसे आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम सभी मेंबर्स की क्वेरीज को लेते हैं, उनके सोल्यूशन देते हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है उनको हम एजुकेट करते हैं उसके बारे में, ताकि आगे फ्यूचर में उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आगे ना आए। एक तरह से हम डिपार्टमेंट और अकाउंटेंट्स के बीच में एक कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को ही एक ईज रहे। जहां पर अगर नोटिस आ रहा है तो उसका इजीली हम उसका सोल्यूशन दे सके डिपार्टमेंट को भी और एसएससी को भी हम सेटिस्फाई कर सके कि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर सके। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन जीएसटी सेमिनार के ऊपर दें। हेलो, गुड इवनिंग मेंबर्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है नोटिस इन जीएसटी, ठीक है ना। किस किस को यहाँ नोटिस आए हुए हैं? आपके क्लाइंट को, आपने अपने क्लाइंट के ब्याह पे लिया होगा, आपको तो नहीं आया होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब फीस बन रही है वो क्यों? बात की बात है, पहले काम करवाना है पार्टी का। अच्छा, नहीं कंक्लूड होने के बाद तो फीस मिलती होगी। पहले काम भाईचारा। अच्छा, जो मैंने इशू करे चंडीगढ़ में शिका में नोटिस कितने रिसीव हुए हैं? हुए? चल, तो इसको
जीएसटी में जो नोटिसेस है मैंने इजी करने के लिए इसे ना कुछ पॉइंटर्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि मुझे समझाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीएसटी के अंदर जो नोटिस इशू होता है उसके क्या पैरामीटर है, किस क्राइटेरिया किस बेसिस पे नोटिस इशू होता है। सीजीएसटी का एक ऑडिट मैनुअल आया था, सबसे पहले आया था सीजीएसटी का एनुअल ऑडिट मैनुअल 2017, उसके बाद सीधे अभी रिलीज हुआ 2023 जो लेटेस्ट अभी आया है। उसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसे रिस्क पैरामीटर डिफाइन किए थे जिनके बेसिस पे वो जीएसटी में नोटिसेस सर्व करते हैं, इशू करते हैं। ठीक है, उन रिस्क पैरामीटर को एक बार देख लेते हैं। वैसे उस ऑडिट मैनुअल में तो काफी है रिस्क पैरामीटर, मैंने उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके रिप्रोड्यूस किया है यहाँ पे। अगर हम वो पूरे पढ़ने जाएंगे तो आज का सेशन उसी में लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है एंटाइटी लेवल रिस्क। एंटाइटी लेवल रिस्क क्या है? डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू ने ऐसे कुछ एंटाइटीज होते हैं, बिजनेसेस को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हाई रिस्क पैरामीटर्स में है। ठीक है, वो बिजनेसेस क्या हैं? आयरन एंड स्टील, पेंट एंड केमिकल, टेक्सटाइल एंड सीमेंट, मेडिसिन, फुटवेयर। और सर्विसेज क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, रियल एस्टेट, मैन पावर, कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन बिजनेसेस में जो भी डील कर रहा है वो लगा लो कि वो 100% है कि वो हाई रिस्क पैरामीटर में है, उनको जीएसटी का नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं हम, रिस्क एसोसिएटेड विद कंप्लायंस बिहेवियर। ये क्या है? अगर जीएसटी के अंदर आप जो कंप्लायंस करते हैं रिटर्न फाइलिंग का, अगर वो लेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी टैक्स पेयर हाई रिस्क पैरामीटर में कवर हो जाता है। साल में एक आधा बार आपने अगर लेट फाइल कर ली तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी वो आदत बन गई है, आप बार बार उसको लेट फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आप हाई रिस्क पैरामीटर के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो उसको नोटिस इशू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, वेरियस रेशियो एनालिसिस। इन्होंने कुछ रेशियोज डिफाइन किए हैं। रेशियोज के रिजल्ट पर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये हाई रिस्क पैरामीटर में आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जांपल हम पहला रेशियो ले लेते हैं, आउटपुट टैक्स इज टू कैश लेजर प्लस आईटीसी। इसको अगर हम एक एग्जांपल से अगर समझते हैं, मान लो एक टैक्स पेयर की टोटल लायबिलिटी 72 लाख है पूरे साल की, 72 लाख है। आउट ऑफ दैट 70 लाख वो आईटीसी से यूटिलाइज करता है और 2 लाख कैश लेजर से डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अगर हम इसको रेशियो में डालते हैं तो कैश लेजर से कितनी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है परसेंटेज से? 2.80% हो रही है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या निकालते हैं? उसका रिजल्ट ये निकला कि आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ जिसके कारण, सॉरी स्टॉक एक्यूमुलेट हुआ जिसके कारण आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ। कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ये देखते हैं कि टैक्स पेयर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तो नहीं है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है तो कोई सिग्निफिकेंट गोडाउन या वेयरहाउस तो नहीं मेंटेन कर रहा। ठीक है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है तो बट नेचुरल है कि वो अपना स्टॉक मेंटेन कर रहा होगा ज्यादा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उनका कंक्लूजन दूसरा निकलता है कि उसने आईटीसी कोई गलत क्लेम कर लिया है। हो सकता है कोई 75 के अंदर गलत क्लेम किया हो जो ब्लॉक आईटीसी है, हो सकता है व्हीकल का आईटीसी क्लेम कर लिया उसने। ठीक है, या फिर वो अपनी सेल सप्रेस कर रहा है, बिल काट ही नहीं रहा, ऐसे ही माल दिए जा रहा है। तो ये अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है तो फिर ये हाई रिस्क में आ रहा है। ठीक है ना, अगर वो खाली 2.8% कैश लेजर से डिस्चार्ज कर रहा है। इस तरह से इन्होंने रेशियो डिफाइन किए। ये तो मैंने खाली 3-4 ही बताए, ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं उनके। और ये इनका जो सॉफ्टवेयर है ये अपने आप करता है, क्योंकि देखो डाटा सारा अवेलेबल है पोर्टल पे आज की डेट में, उनका सॉफ्टवेयर अपने आप चेक करता है, अपने आप बताता है। नेक्स्ट, आईटीसी, ये कंपैरिजन स्टेटमेंट है 2B 3B। इसमें कंपैरिजन स्टेटमेंट में अगर वेरिएंस आ रहा है ज्यादा, थोड़ा बहुत तो चलेगा, अगर ज्यादा आ रहा था उस केस में भी आप हाई रिस्क पैरामीटर पे कवर होते हो, आपके केस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये टर्नओवर का है आईटीसी। अच्छा, इसमें एक है क्लेम ऑफ आईटीसी फ्रॉम कैंसल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इस केस में तो आपको नोटिस आना ही आना है।
99% इस केस में आप लोगों को नोटिस आया भी होगा कि आपने ऐसे सप्लायर से परचेज किया जिसका नंबर रेट्रोस्पेक्टिवली या कैंसिल है, ठीक है ना। इस केस में नोटिस आता ही आता है। इसके लिए स्पेशली वो अलग से एक नोटिस दे देते हैं कि आपने जो परचेजेस किए हैं वो उसका नंबर कैंसिल हो रखा है, उसका जीएसटी कैंसिल हो रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सो मॉडल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई अपनी सेल के बिल नहीं काट रहा, अपनी सेल सप्रेस कर रहा है। कई बार क्या होता है, इंटरनली डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आती है। मान लो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है, उसको पंजाब स्टेट से आ गई इंटरनली कोई कि आपके पास ये जो टैक्स पेयर है, इसका ये जीएसटी नंबर है, इसने हमारे यहाँ के सप्लायर से माल परचेज किया था। वो सप्लायर आपका फेक इनवॉइसेस पे डील करता है, तो काइंडली उसको भी नोटिस इशू करिए जो आपका चंडीगढ़ में। इस तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनली डिपार्टमेंट्स में आती है। उस केस में जो आपको नोटिस आता है वो 74 के अंदर आता है। फ्रॉड केसेस में 2 सेक्शन है, 73 नॉन फ्रॉड, 74 फ्रॉड केसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इन सब रिस्क पैरामीटर को, ये मैंने खाली 5 ही बताए हैं, उसमें बहुत सारे हैं। इन सब रिस्क पैरामीटर को ग्रेड करते हैं। ग्रेड इन ए सेंस, हर रिस्क पैरामीटर को उन्होंने परसेंटेज के उस पर डाला हुआ है। हाईएस्ट परसेंटेज में जो आएगा उसको नोटिस इशू हो जाएगा, ठीक है। ये इनका मतलब क्राइटेरिया बेसिस है नोटिस इशू करने का। चलो अब हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर जब आपको नोटिस आता है तो आपने करना क्या है। सबसे पहले जीएसटी के अंदर जब भी नोटिस आएगा आपने करना क्या है। When notice is received on portal, देखो जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 169, उसके अंदर उन्होंने मोड दिए हुए हैं कि कुछ मोड में आपको जीएसटी का नोटिस सर्व होगा, बाय कोरियर के थ्रू, बाय ईमेल के थ्रू, बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू, बाय पोर्टल, ऑन पोर्टल, या फिर आपकी बिजनेस प्लेस पे नोटिस लगा के, या लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देके। इस तरह से वो वेरियस मोड्स हैं जिसके थ्रू आपको नोटिस सर्व कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जो भी नोटिस किसी मोड से भी आता है, सारे नोटिस को आपने सीरियसली लेना है। जीएसटी में एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, डिमांड इशू हो जाती है। और एक बार डिमांड इशू होगी तो आपके पास कोई वे आउट नहीं बचता अपील के अलावा, या डिमांड में जो आपने ऑर्डर ऑफ डिमांड है, जो डिमांड निकाली है वो जमा कराने के अलावा, ठीक है। तो नोटिस जो पोर्टल पे आता है खासकर, वो आपने ज्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि पता क्या होता है कि पोर्टल पे हमें पता नहीं चलता कि नोटिस आया है कि नहीं। वैसे अब तो लोगों के पास सॉफ्टवेयर आगे ऐसे वो बता देता है कि पोर्टल पे नोटिस है, लेकिन पोर्टल पे नोटिस जो आता है उसको ज्यादा सीरियसली चेक कर रहे हैं, क्योंकि पता क्या होता है कि जो पोर्टल पे हम कब जाते हैं, रिटर्न फाइल करते समय, और रिटर्न फाइल करते समय हमें पता है हमारा क्या हाल होता है उस टाइम पे। हम कोई दूसरा टैब देख ही नहीं पाते हैं, जो नोटिस का टैब है वो चेक ही नहीं कर पाते हैं कभी भी, ठीक है। तो हमने ये बना ली है रूटीन कि जब भी हम पोर्टल खोले एक बार नोटिस का टैब जाके जरूर देखिए कोई नोटिस तो नहीं पड़ा हुआ उसमें, क्योंकि जब पोर्टल में नोटिस आता है तो ऑफिसर भी कंस्ट्रेंट होता है, ऑफिसर के भी हाथ से निकल जाता है अगर वो 30 दिन के अंदर अगर रिप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें ऑफिसर भी कुछ नहीं कर पाता है, आपको डिमांड इशू होनी है, ठीक है। बाद में आप जो मर्जी करते रहो। ऐसे चंडीगढ़ में बताऊं आपको, ऐसे कई टैक्स पेयर हैं, नोटिस आए कोई बात नहीं यार कर देंगे, वैट वाला एटीट्यूड है, कर देंगे यार कोई बात नहीं, एडजॉर्नमेंट ले लेंगे कोई चक्कर नहीं है। जीएसटी में एडजॉर्नमेंट नहीं मिलती है सर, जो टाइम पीरियड आपका प्रेस्क्राइब किया गया उस टाइम पीरियड में आपने रिप्लाई करना है, उसमें ऑफिसर भी आपका साथ नहीं दे सकता उस टाइम पे, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। और ये रूल 142 और एक इन्होंने इंस्ट्रक्शन रिलीज की, इशू की थी 4 नंबर, जिसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि नोटिस जो इशू होगा वो आपको पोर्टल पर होगा, ठीक है। तो बाद में ये भी नहीं कह सकते कि जो पोर्टल में देख नहीं पाया, मैं नोटिस पढ़ नहीं पाया, ये लॉ में दिया हुआ है। नेक्स्ट, whether DIN is mandatory to be mentioned on the notice. सर्कुलर 122 इशू हुआ था सीबीएसई का, सीबीएसई की साइट पे है जीएसटी का,
उसमें इन्होंने कहा है कि जो भी नोटिस इशू होगा उसमें डिन नंबर मेंशन करना जरूरी है। ये खाली सेंटर के लिए उन्होंने मैंडेट किया है, स्टेट के लिए अभी उन्होंने कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं डाली है कि स्टेट वाले नोटिस में भी डिन मेंशन करना जरूरी है। अब डिन नंबर, अगर मान लो आपको सेंटर से नोटिस आता है कोई, तो सेंटर से जो भी नोटिस आएगा उसमें आपने वो जो डिन नंबर है वो डिन नंबर वेरीफाई जरूर करना है, उसकी जेन्युइननेस, नोटिस वाकई प्रॉपर अथॉरिटी से इशू है कि नहीं, वो चेक करने के लिए सीबीएसई की साइट पे वेरीफाई डिन करके है ऑप्शन, उसमें जाके आप डिन डालोगे वो बता देगा वहां पे कि ये प्रॉपर अथॉरिटी से इशू हुआ है कि नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले लास्ट 2 वीक पहले मैंने कोई एक मैसेज डाला था, एक मैसेज उसके अंदर आ रहा था कि कई टैक्स पेयर को नोटिसेस, फेक नोटिसेस इशू हुए हैं जिसके अंदर डिन मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के नोटिस से बचने के लिए आपको डिन वेरीफाई करना है जब भी सेंटर से कोई नोटिस आए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है कि नोटिस किस तरह से वेग होता है, क्रिप्टिक होता है। वेग नोटिस क्या होता है, क्रिप्टिक नोटिस क्या होते हैं, वो है एक आपको प्रैक्टिकल जो रियल केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी नोटिस आए आप उसका सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर वो नोटिस इशू हो रहा है वो जरूर चेक करिए। वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एक टैक्स पेयर है, उसको नोटिस आया कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहे हैं, आपको पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। नोटिस क्या है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहे, आपको पेनल्टी लगाई जाती है। नोटिस किस सेक्शन में आया, 35 में, सेक्शन 35 के अंदर नोटिस इशू किया था। ये आपके अंबाला का ही केस था, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 के अंदर नोटिस इशू हो सकता है। सेक्शन 35 है अकाउंट्स, बुक्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने का। उसमें ये दिया हुआ कि आपने इनवर्ड रजिस्टर रखना है, आउटवर्ड रजिस्टर रखना है, इस तरह से उसमें बोला गया है कि आपने अकाउंट्स, बुक जीएसटी में कैसे रखनी है, वो है। तो उसका रिप्लाई क्या बनता है? उसका रिप्लाई ये बनता था, उसका जो रिप्लाई हमने दिया, उसका रिप्लाई ये दिया हमने कि सर आपका ये नोटिस सो एंड सो डेट को हमें रिसीव हुआ और आपने जो सेक्शन मेंशन किया उसमें, जिस सेक्शन के अंदर आपने हमें नोटिस निकाला है, आपको जीएसटी के अंदर ऐसा कौन सा सेक्शन राइट देता है कि आप उस सेक्शन के अंदर वो नोटिस इशू कर सकते हो? काइंडली क्लेरिफाई, काइंडली क्लेरिफाई। 2 साल हो गए, कोई जवाब नहीं आया, ठीक है ना। तो ये नोटिसेस वेग होते हैं। नेक्स्ट है वेग नोटिस का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ट्रांस क्रेडिट। कोई बता सकता है ट्रांस क्रेडिट का नोटिस जीएसटी के अंदर इशू हो सकता है? हुआ है? क्या हो सकता है? लॉफुली हो सकता है? तो वैट का हुआ ना, हाँ, वैट का इशू लेकिन लोगों को हुआ है ट्रांस क्रेडिट का नोटिस इशू। मैं पता है, ये मेरा ये स्ट्रॉन्ग व्यू है कि आप जीएसटी के अंदर ट्रांस क्रेडिट का नोटिस इशू नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन करना है भाई। सेक्शन 73 आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज। मैं पता क्यों कह रहा, मैं अभी प्रूव करता हूं ये क्यों ट्रांस क्रेडिट का नोटिस आपको इशू नहीं हो सकता जीएसटी के अंदर। सेक्शन 73 के अंदर क्या दे रहा है, आईटीसी रॉन्गली क्लेम और यूटिलाइज, ठीक है। उस केस में आपको नोटिस इशू होगा, डीआरसी 01 इशू हो जाएगा अगर आपने ये किया। अब इसमें हम देखो आईटीसी अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। अगर हम आईटीसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 262 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर, उसमें क्या दिया हुआ है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई ली है उस पे सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो चार्ज हो रखा है वो आईटीसी की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो ट्रांस क्रेडिट कहां से आ गया इसमें? ट्रांस क्रेडिट को टैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये आईटीसी की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। दूसरा ही अभी आईसीएआई का एक जीएसटी मटेरियल रिलीज हुआ था, ई बुक रिलीज हुआ था बेसिकली आईसीएआई का, अभी 2023 का ई बुक रिलीज हुई थी। उसमें भी उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि जो ट्रांस क्रेडिट है वो आईटीसी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। तो ट्रांस क्रेडिट का जो आपका ट्रांस क्रेडिट के ऊपर जो नोटिस आपको आ रहा है
वो वेग नोटिस आता है। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ फ्रॉड एंड सप्रेशन ऑफ एक्ट। कैंसलेशन का आपको नोटिस आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा रहा है जी भाई, आपने जो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया बाय मींस ऑफ फ्रॉड एंड सप्रेशन ऑफ एक्ट किया, 4 साल बाद 5 साल बाद आपको नोटिस आ रहा है, डिपार्टमेंट को पता लग रहा है कि उसने कुछ फैक्ट छुपाए थे, उसने फ्रॉडलेंटली नंबर ऑब्टेन किया था 5 साल बाद। अब ये नोटिस क्या है, हफ्ते बाद आपको ऑर्डर आ जाता है कि आपका नंबर कैंसिल कर दिया जी। ये नोटिस किस तरह का है, ये नोटिस भी वेग माना जाता है। क्यों? क्योंकि नोटिस में वो आपको बता नहीं रहा कि आपने फ्रॉड क्या किया है, आपने सप्रेशन ऑफ एक्ट क्या किया हुआ है। ये तो बल्कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फिट केस है फॉर लिटिगेशन। आप सीधे हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। जब ऑफिसर आपको क्लेरिफाई नहीं कर रहा है उस नोटिस में, खाली एलिगेशन लगा के आपका नंबर कैंसिल कर रहा है, और ये सारे के सारे रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुए, 99% जो जजमेंट्स है वो टैक्स पेयर के फेवर में गए हैं, ये इसी वजह से गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस इन 2A एंड 3B। ये जितने लोगों को नोटिस आया है, ये डिफरेंस का नोटिस हर प्रोफेशनल ने रिसीव किया होगा। एक पॉइंट जरूर ये रहता है, देखो ऐसा है कि उस टाइम पे 1 और 3B हमें पता है हम कैसे फाइल करते थे। 2017-18 में पोर्टल के भी बड़े लोचे थे, उसमें भी बड़े ग्लिचेस थे, ठीक है ना। हम भी थोड़े ज्यादा होशियार थे, जीएसटी नया नया लगा था, ठीक है, तो हमें भी पता है कि हमने कैसे रिटर्न फाइल करी है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस उसी वजह से आए हुए हैं। तो नोटिस में क्या आता है कि आपका 3B में आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम किया हुआ है 5 लाख रुपए इन कंपैरिजन टू 2B। अब 5 लाख पे वो इंटरेस्ट कंप्यूट कर देते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी वेग नोटिस है मेरे हिसाब से। क्यों? जब आपको सर्कुलर 183 इशू किया हुआ है, 183 सर्कुलर आपका सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ है, उसमें दिया हुआ है जब आप अंडरटेकिंग सप्लायर से दे देते हो तो सेक्शन 16(2)(c) की कंडीशन है, उसको फुलफिल कर लेते हो। सेक्शन 16(2)(c) की कंडीशन क्या है बताएगा कोई यहाँ पर? अगर आ गया हमारे पास पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है ना। सब सेक्शन 16(2)(c) की कंडीशन, सप्लायर ने टैक्स जमा कराया होना, ठीक है। तो जब वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप सिंपल नोटिस कैलकुलेशन करके नहीं डाल सकते, आप नोटिस ये डालो कि आपका 2B और 3B में जो डिफरेंस है आप उसको क्लेरिफाई करो अंडरटेकिंग देके या अंडरटेकिंग एज पर सर्कुलर 183। ये सिर्फ 2B आने से पहले तक का था ना, 2B के बाद का तो नियम है सर। अभी वो 193 भी तो आ गया। 2B 1/1/2022 तक है, ये 1/1/2022 से 2B आ गया था, ठीक है ना, आएंगे उसमें भी। नेक्स्ट, अब जब नोटिस आता है सबसे पहले आपने चेक क्या करना है नोटिस के अंदर ये चेक करना है कि जो उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, टैक्स की कैलकुलेशन है, पेनल्टी की कैलकुलेशन है, वो जरूर एक बार आपने चेक करनी है उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। वो भी ह्यूमन है, वो भी बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है, वो भी गलती कर सकते हैं। तो मैंने तो कई नोटिस में देखा है जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, ठीक है। दूसरी चीज, नोटिस में कई पॉइंट्स आते हैं, नोटिस सिंगल पॉइंट्स में नहीं होता, कई जगह एलिगेशंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मेरे को मोहाली से नोटिस आया, उसमें नोटिस में लिखा था कि आपने जीएसटी 9 में अमेंडमेंट टेबल पे सपोजिंग 25 लाख की फिगर दिखाई हुई है, काइंडली क्लेरिफाई करो कि ये 25 लाख की फिगर है क्या, ठीक है। मैंने जब वो जीएसटी 9 खोली, उस पर चेक किया, वहां मेरे को टेबल नंबर 4 के अंदर अमेंडमेंट रो के अंदर कोई अमेंडमेंट 25 लाख की दिखी नहीं, मतलब कुछ थी ही नहीं। हाँ, वो हो सकता है गलती लगी हो, जीएसटी 9 जीएसटीआर 1 डाला होगा, जीएसटीआर 1 भी मंथ वाइज सारा चेक कर लिया, पूरे साल में कहीं अमेंडमेंट नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको नोटिस में एलिगेशन या एलाइज अमाउंट है, उसको आप अपने कोरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट रिटर्न से जरूर चेक करो एक बार, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ है,
ये ऑफिसर की भी गलती नहीं है, ये क्या हुआ है, किसी और के नोटिस का डाटा आपके नोटिस में फैच कर दिया गया, ठीक है, ये गलती लगती है। तो आपने इस तरह से नोटिस को चेक करना है। नेक्स्ट, फैक्ट ऑफ द केस एंड द लॉ ऑफ द केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोटिस जब आता है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है। फैक्ट ऑफ द केस मतलब आपको नोटिस समझ में आना चाहिए, आपको नोटिस समझ में आना चाहिए, आपको नोटिस का हर पॉइंट समझ में आना चाहिए कि नोटिस में वो मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। जब आपको नोटिस 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन आपको जब नोटिस समझ में आ गया उसके बाद आप फैक्ट ऑफ द लॉ चेक करो। अब फैक्ट ऑफ द लॉ क्या है? सेक्शन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, हाई कोर्ट की जजमेंट, वो आपने अप्लाई करने हैं फैक्ट ऑफ केस में, अपने रिप्लाई के थ्रू। समझ में आया? समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? नहीं आया? एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपको नोटिस आया, सबको आया है ये चीज को मैं जो बताने जा रहा हूँ। जीएसटीआर 1 में आपने जो लायबिलिटी डिक्लेयर की थी वो 3B के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है, ये नोटिस में आता है, सबको आया होगा। तो जीएसटीआर 1 में जो आपने लायबिलिटी डिक्लेयर की वो आपने ज्यादा की हुई है, 3B से उसको क्लेरिफाई करो। अब आपने क्या करना है, जीएसटीआर 1 उठाना है हर मंथ का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3B चेक करना है। जिस मंथ में आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालो। अब ये डिफरेंस किस चीज का हो सकता है? जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस किस चीज का हो सकता है? डुप्लीकेट बिल का। आपने एक ही क्लाइंट को बिल 2 बार डाल दिया, 001 करके डाल दिया, 1 करके डाल दिया, तो जीएसटीआर 1 उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। डुप्लीकेट बिल का हो गया। आपने क्रेडिट नोट नहीं डाले तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई जीएसटीआर 1 में, ठीक है। आपने 1 0 ज्यादा डाल दिया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो आपने वो डिफरेंस निकालना है, किस मंथ में है, किस चीज का डिफरेंस है, उसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे मेरे केस में डुप्लीकेट बिल का था, चंडीगढ़ का केस है मैं बता रहा हूँ, मेरे केस में डुप्लीकेट बिल का था, उसकी स्क्रीनशॉट निकालो, उसका प्रिंट आउट निकालो, अपने सबमिशन के साथ लगाओ, रिप्लाई में लिखो कि मैम ये या सर ये डिफरेंस था, ये ड्यू टू ये था कि मैंने डुप्लीकेट बिल डाल दिया था। अब ऑफिसर क्या कहता है? आपने इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन कर दिया है जी। मैं कहा ठीक है जी। बायर ने 2A से क्रेडिट ले लिया होगा 2 बार, ठीक है। तीसरा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेसिस पे आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके डिफेंड में आपके पास फैक्ट ऑफ द लॉ क्या है? इसके डिफेंड में आपके पास फैक्ट ऑफ द लॉ क्या है? 2 चीजों पे आपको एनालाइज कर रहा है ऑफिसर। इसके डिफेंड में फैक्ट ऑफ द लॉ क्या है आपके पास? आप कैसे डिफेंड करोगे, कैसे सबमिशन दोगे अपना? पहला, मैं वो 2A एग्जिस्ट नहीं करता था, तो 2A से कैसे लेगा? 1819 का केस है। नोटिफिकेशन 49 2019 9/10/2019 को 2A डेलीगेटेड एक्ट रूल 36(4) के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। कब से? 9/10/2019 को। केस हो रहा है 18-19 का। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि 2A एग्जिस्ट नहीं करता था। दूसरा, प्रेस रिलीज 18/10/2019 को आई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि 2A खाली एक फैसिलिटेशन फॉर्म है, जो बायर को क्रेडिट मिलेगा वो सेक्शन 16(2) की कंडीशन फुलफिल करके मिलेगा, ठीक है। तीसरा है आपका सर्कुलर 183। आपने सर्कुलर पढ़ा है वो 183? ध्यान से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, टाइम ही नहीं है। 183 में साफ कह रहा है कि जो 2A है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था 17-18 और 18-19 के लिए, इसीलिए हमने ये सर्कुलर दिया है, इसीलिए आपने वो अंडरटेकिंग दी है। तीसरा, सर्कुलर कोड किया। अब आ जाओ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिसके बेसिस में ऑफिसर कह रहे थे कि आपको ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहां पर डिफाइन है जीएसटी के अंदर? कोई बता सकता है? सेक्शन 75(12) के अंदर एक्सप्लेनेशन के रूप में डाला गया था। ये 1/1/2022 से एप्लीकेबल हुआ ये बाय नोटिफिकेशन नंबर 18। कब? 1/1/2022। वही जो आपको DRC 01 भी इशू होता है आज की डेट में। अगर आप 1 और 3B में डिफरेंस देते हो, ऑटोमेटिकली आपको DRC 1 भी इशू हो जाता है, विद इन वीक आपको रिप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज आपको ऑर्डर इशू हो जाएगा। ये वही है। अगर आपने GSTR 1 में 1 करोड़ की लायबिलिटी डिक्लेयर की हुई है और 3B में आपने 90 लाख की दिखाई हुई है,
तो आपकी लायबिलिटी जो मानी जाएगी वो जीएसटीआर 1 से मानी जाएगी। आपको 1 लाख पे टैक्स जमा कराना, 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा कराना पड़ेगा, ना कि 90 लाख पे। ठीक है, ये है आपका सेल्फ असेस। वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मैम जो कह रहे थे या सर जो कह रहे थे, जो ऑफिसर कह रहा था, उसका ये रिप्लाई है। अब ये क्या चीजें हैं, ये फैक्ट ऑफ द लॉ है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा जी। तो फैक्ट ऑफ द लॉ आपको अपने सबमिशन में डालना पड़ेगा, अपने रिप्लाई में डालना पड़ेगा, और वर्बली भी ऑफिसर को समझाना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ये डाल के भी कोई फायदा नहीं है जब तक आप ऑफिसर को कन्विंस ना करो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चले। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन टैक्स पेयर और रेवेन्यू। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन टैक्स पेयर और रेवेन्यू किस पे होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? जीएसटी के अंदर रेसिपिएंट पे होता है। सेक्शन 155 ऑफ सीजीएसटी एक्ट साफ कहता है कि जो बायर आईटीसी ले रहा है उसने प्रूफ करना है कि मैंने आईटीसी लॉफुली लिया है। खाली आईटीसी से रिगार्डिंग की बात कर रहा हूं, जो आईटीसी हमने जो बायर ने लिया है उससे रिलेटेड बात कर रहा हूं। अभी क्या कहता है कि जो बायर ने आईटीसी लिया है, आपने आईटीसी ले लिया तो आपको प्रूफ करना है कि आपने वो आईटीसी लॉफुली लिया है। ठीक है, जीएसटी के अंदर आईटीसी जो है एक कंसेशनल बेनिफिट है, कंसेशनल राइट है। अब वो वेस्टेड राइट कब बनता है? जब आप सेक्शन 16(2) की कंडीशन, जो आईटीसी लेने की कंडीशन है, उसको फुलफिल करते हो, सेटिस्फाई करते हो, तो वो आपका वेस्टेड राइट बन जाता है। ठीक है ना, यही आपने प्रूफ करना है ना, सेक्शन 16(2) की कंडीशन फुलफिल करनी है, तो वो आपका वेस्टेड राइट बन जाता है। अब आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट क्या कहता है कि एनी पर्सन कैन डिप्राइव फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी बाय लॉ ओनली। अब आईटीसी यहां टैक्स पेयर की क्या है, प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक है ना, टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी बन गई है, तो ऑफिसर उसको डिनाई नहीं कर सकता। अगर सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल है, वो वेस्टेड राइट बन गया है, तो ऑफिसर उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन बायर। बाकी चीजों पे बर्डन किस पे है? बाकी चीजों पे बर्डन आपको पता है किस पे? रेवेन्यू पे है। एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 101 क्या कहता है? जो एलाइज कर रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है, उसने प्रूफ करना है। और ये एविडेंस एक्ट जो है 1984 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि आप इसके प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एक्ट को टैक्सेशन मैटर में यूज कर सकते हो, अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो जो एलाइज कर रहा है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। वही वाला पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जीएसटीआर 1 में मैंने ज्यादा दिखा दी थी और 3B में मेरी कम थी। ऑफिसर कह रहा है कि उसने क्लेम 2 बार ले लिया होगा बायर ने। यहां ड्यूटी ऑफिसर की बनती है कि उसने चेक करना है कि बायर ने 2 बार ले लिया, उसने एविडेंस देना है कि बायर ने 2 बार क्रेडिट लिया है, आपका मैं आईटीसी आपको जमा कराना, टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे कर नहीं सकते, हमने लिटिगेशन में जाना नहीं है। देखो, जब भी आप किसी टैक्स पेयर, चंडीगढ़ में इतना बड़ा कोई टैक्स पेयर है नहीं, जब भी हम किसी टैक्स पेयर का केस परस्यू करते हैं, क्या कहता है आपसे? क्या कहता है आपको? तो सर सेटल करा देना, यहाँ मैंने कहीं आगे फर्दर कोई लिटिगेशन में नहीं जाना, जो छोटा मोटा टैक्स होगा वो जमा करा देना, निपटा देना, केस खत्म करा दो, यहाँ मैंने आगे कहीं नहीं जाना। तो अगर आप देखो, एविडेंस एक्ट को हम डाल सकते हैं वहां पे, वो कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने चाहे लिटिगेशन में नहीं भी जाना है, उसको कोट कर सकते हैं। वो आपकी एक एडिशनल वो होगी सबमिशन में, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप उसको, कि सामने वाले को पता है ज्यादा। ठीक है, वो आप डाल सकते हो, लेकिन जो ऑफिसर आपसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आप उसको प्रोवाइड करा दो। अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो क्या जरूरत है आपको लिटिगेशन में जाने की? मैं ये कहता हूँ, ठीक है ना, आप बायर से अंडरटेकिंग लेके दे दो, बायर से अंडरटेकिंग लेके दे दो कि उसने खाली एक ही बिल पे मेरा क्रेडिट लिया हुआ है, ऑफिसर मान जाता है जी। ठीक है ना, चलो
ये तो हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सेक्शन है 162 ब्रैकेट में 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कोई बता सकता है ये सेक्शन क्या कहता है? ये एक सेक्शन मैंने इसलिए डाला हुआ है, ये हमारे नोटिस से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मुझे नहीं लगता ये किसी ने पढ़ा भी होगा, सुना है इसके बारे में? क्या सेक्शन है ये, बता सकता है कोई? सेक्शन 160 कहता है कि कोई भी नोटिस, नाजायज नोटिस या नाजायज प्रोसीडिंग किसी टैक्सपेयर के अगेंस्ट में अगर शुरू हुई है और वो उसको एंटरटेन कर रहा है, तो वो नाजायज प्रोसीडिंग भी जायज प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? एक बार रिपीट और करूं, कोई भी नाजायज प्रोसीडिंग टैक्स पेयर के अगेंस्ट में अगर शुरू हुई है और टैक्स पेयर उसको एंटरटेन करता है, तो नाजायज प्रोसीडिंग भी जायज प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? समझ में तो आ गया आप लोगों को? मतलब क्या है इसका, क्या कह रहा है वो सेक्शन में? तो कोई नोटिस गलत से हो गया था, उसको हमने एंटरटेन कर दिया। वो तो मैं बोल ही रहा हूं, वो आप समझ रहे हो। उसका मतलब एक्चुअल में क्या है? उसका मतलब ये है कि ये सेक्शन आपको राइट देता है जी कि आप अपना पॉइंट क्लेरिफाई कर सको। ये सेक्शन आपको राइट दे रहा है कि आप अपना पॉइंट क्लेरिफाई कर सको, आप अपना पॉइंट पुट अप कर सको, आप अपना सबमिशन पुट अप कर सको, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑफिसर नोटिस इश्यू कर देता है, आपने उसको वर्बली भी क्लेरिफाई कर दिया, आपने अपना सबमिशन भी दे दिया, मैम आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपने इसका सबमिशन भी दे दिया, ऑफिसर सुनता नहीं है, कई बार रिजेक्ट हो जाता है, नहीं समझ में आता, आपको ऑर्डर इशू कर दिया, ऑर्डर इशू कर दिया, जो उसने नोटिस इशू किया था, जो भी पॉइंट्स में डाले थे सारे ऑर्डर में डाल के आपको ऑर्डर इशू कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, आपका रिप्लाई कंसीडर नहीं किया, यही मतलब हुआ। अब ये सेक्शन जहां पे आपको ये राइट देता है आप अपना पॉइंट क्लेरिफाई कर सको, ठीक है ना, उसने आपको वो राइट आपको वायलेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिट केस हो गया फॉर लिटिगेशन। आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो, सीधे हाई कोर्ट। क्यों? वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जहां भी होता है आप सीधे रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। नो फर्स्ट अपील, नो सेकंड अपील, कुछ नहीं, सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। ये है सेक्शन 160। नेक्स्ट, अच्छा, ये मॉनेटरी लिमिट डिफाइन की हुई है ऑफिसर की, वो कितनी अमाउंट तक का नोटिस या डिमांड इशू कर सकता है। मैं आपको एक पहले क्लेरिफाई कर दूं, ये सर्कुलर 31 जो होते हैं, सर्कुलर जितने होते हैं वो डायरेक्टरी होते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, सबसे पहली बात है, ठीक है। आप रेफरेंसेस ले सकते हो इससे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होते, क्योंकि इसके बेसिस पे, इस सर्कुलर, पर्टिकुलर सर्कुलर के बेसिस पे मुंबई में एक टैक्सपेयर ने रिट पिटीशन फाइल की रही थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में यही जजमेंट दी कि सर्कुलर डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार ये सर्कुलर देख लो, सुपरिटेंडेंट की क्या लिमिट है, 20 लाख रुपीज। हमें नोटिस आते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ के। सुपरिटेंडेंट इक्विवेलेंट टू स्टेट का ETUs, ठीक है। आप उसको डाल सकते हो, लेकिन इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, कितनी लिमिट है, 20 लाख रुपीज, ठीक है। एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर अबाउट 2 करोड़, ठीक है। यहां पे हमारा सेशन कंक्लूड होता है। एक सेक्शन 16(2) की कंडीशन कोई बता सकता है यहाँ पर? देखो, पिछली बार भी हमारा जो सेमिनार हुआ था उसमें हमने सेक्शन 16(2) को बहुत डीपली कवर किया था, और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा जरूर कि सेक्शन 16(2) की जो कंडीशन है, बताएगा कोई? मनीष जी बताओ, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट में बताओ। ITC लेने की कंडीशन है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स होने चाहिए, B हो गया, और सेकंडली लिमिट ऑफ टैक्स भी होना चाहिए, तो चलेगा। हाँ, गुड्स रिसीव होना चाहिए,
टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और उस पे टैक्स पे किया होना चाहिए जो बायर जो सप्लायर है, सप्लायर को पेमेंट होनी चाहिए, सीए। बेसिकली वही चीज आती है ना, उसमें टैक्स पे किया ठीक है। हो सप्लायर ने तभी मिलेगा। अगर ठीक उसका है। डिफॉल्ट है ठीक है, मटेरियल आना चाहिए। रिटर्न फाइल होनी चाहिए, मटेरियल आना चाहिए। तो दो है ना, गुड्स रिसीव या सर्विसेज, सी हो गया। बात वही होगी, टैक्स पेमेंट होना चाहिए, मतलब रिटर्न फाइल। अच्छा, एक चीज और बताना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए कि ई इनवॉइस होना चाहिए, कोई बता सकता टैक्स है? इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस तो अभी इंप्लीमेंट हुआ है सर ऐसा है कि रूल 48(5) पढ़िए, उसके अंदर पता क्या दिया है, अगर जो भी सप्लायर आपका, किसी भी सप्लायर पे अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो बायर के लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या है आईटीसी लेने का? ई इनवॉइस है। वो तो आज की कंडीशन में आ गया मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में, आज के प्रोविजन पढ़ रहे हैं। आज की डेट में वो आपका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो ई इनवॉइस है। अपनी जितनी भी परचेजेस हैं, जिस भी सप्लायर से हैं, जिस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, वो सारी एक बार चेक कर लो कि ई इनवॉइस आपके पास है कि नहीं है। क्योंकि कल को अगर डिपार्टमेंट ई इनवॉइस मांग लेता है, आपके पास टैक्स इनवॉइस है, ई इनवॉइस नहीं है, तो आपका आईटीसी डिनाई हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 16(2) प्रिवेल करता है, 2 भी प्रिवेल करता है या क्या? कॉन्ट्राडिक्टिंग आ जाती है सर अब तो 1/1/2022 से सेक्शन 16(2) के अंदर तो आ गया ना, देखो ना, 1/1/2022 से टू बी वैलिड, उसमें लॉ के अंदर ही उन्होंने कर दिया ना, इंसेट बाय नोटिफिकेशन नंबर 39 1/1/2022 से 2A में जो भी एलिजिबल आईटीसी आपका 2B में आएगा, 2A नहीं है, 2B है, 2B में आएगा, वही आपको मिलेगा। एक इससे रिलेटेड थोड़ी सी क्वेरी मेरी हो रही है। जब आप बोल रहे थे पहले कि जो कैंसल्ड फर्म है उनका आईटीसी वाले केस में आपको नोटिस जरूर सर्व होगा। हाँ, अब मान लीजिए कि मैंने जो आईटीसी ले रहा था एज पर 2B ले रहा था पिछले 2 साल से, आज डिपार्टमेंट ने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया। सर वो पता क्या है, वो ऐसे केसेस बहुत हैं और ये हाई कोर्ट में सब चैलेंज हो रहे हैं और जा रहे हैं। आपको भी पता है, अभी लास्ट वीक ही आया केरला हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया, उसमें भी यही केस था। उसमें वो टैक्स पेयर के फेवर में ही जाता है। लेकिन आपको डिपार्टमेंट लेवल पे कोई, आप सोचोगे कि मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, कंसेशन मिले, वहां नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, डिपार्टमेंट कभी नहीं मानेगा उसके लिए, आप जो मर्जी कन्विंस कर लो, डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। जस्टिस नहीं हुआ ना ये नहीं क्यों नहीं है? सर। आपने तो पेमेंट कर दिया ना। डीवाई बेथल केस देख लो ना, डीवाई बेथल वाला केस में क्या है, उसने यही कहा ना कि आप पहले सप्लायर को पकड़िए, ठीक है ना, पहले आप सप्लायर को पकड़िए। चलो फिर ऐसा है, आपकी क्वेरीज वगैरह हम एड्रेस कर लेंगे बाद में इकट्ठे ही ना, एक बार सेशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्रीतम जी। थैंक यू पंकज जी। पंकज जी ने मेरे हिसाब से नोटिस के बारे में बहुत ही क्लियरली हमें सब कुछ समझा दिया है। जहाँ तक मेरी, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो वो ये है कि हमें टाइम टू टाइम अपने नोटिस को चेक करते रहना है, नोटिस को चेक करना है, उसके बाद उस नोटिस के अकॉर्डिंगली हमें उसका रिप्लाई फाइल करना है। तो थैंक यू पंकज जी। अब मैं सुरेश सूरी सर को बुलाऊंगा। सर प्लीज हमारी एसोसिएशन के लिए 2 शब्दों में प्रेरित करें सर कुछ। बहुत बहुत थैंक यू, आप सब आए, मैडम आए। ये जो हमारी कोशिश है बस नॉलेज बांटने की, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शायद लग रहा है कि सक्सेसफुल है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका, इतना टाइम आपने दिया, और पंकज जी का जो इतना ही मेहनत करके इतनी डिटेल्स में सबको बताते हैं। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, आप टाइम निकाल के हमारे इस सेमिनार में आए हैं। मैं पंकज जी, सुरेश सूरी सर, सीए वीर जी, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आ जाएं।
भाग्यो मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम एक यादगार एसोसिएशन की तरफ से आपको देना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। यूट्यूब मैम का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है मैम अभी रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि मेरे को जाना है। इसी चक्कर में हमारे दो और चीफ गेस्ट अनुपम और एटीओ पंजाब से, मोहाली से, और हमारे पंचकूला से एटीओ अरुण कुमार जी, वो भी इसी वजह से नहीं आ पाए। और मैम भी कहीं ना कहीं बिजी थे, पर रिक्वेस्ट करने में मैम ने हमें टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट थी मैम, अगर आप डिनर भी हमारे साथ करके जाते तो पंकज जी ने बहुत ही अच्छा डिलीवर किया वैसे। मतलब हमारी जो नॉलेज बढ़ रही है। Simple हाँ language जी, में सबके लिए बिगनर्स टू लेके एक्सपीरियंस है। आई एम बहुत Thank you. अच्छा रियली। और ये है कि आप ऑर्गेनाइज करके रखिए, मुझे तो लग रहा है बहुत मैम ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ये हमारी 14-15 से शायद सेमिनार है हमारा, ऐसे ही जो कंटिन्यू चल रहा है। कितने हमारी 90 प्लस स्ट्रेंथ है, 90 प्लस स्ट्रेंथ है यहाँ मैम। खड़े होने से तो थोड़े जाने पहचाने चलने लगे। आप ही के डिपार्टमेंट में बनते होते हैं। यहाँ पहुँच के तो यहाँ से तो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से तो सिर्फ आप पर नहीं, आपको जरूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखो एडवांस रूलिंग आ रही है इतनी ज़्यादा और इतनी अपडेशन है ना, आप दोगे तो बस फिर तो सारी हम लोग एजुकेटेड कोशिश कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक ये भी लगता है कि जैसे हमने कुछ कहना है तो हम